मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ वेस्ट एशिया। देखिए, इतना तो आपको मालूम है कि इस समय वेस्ट एशिया में इजराइल पैलेस्टीन यानी कि इजराइल का जो ऑपरेशन है वो इस समय गाज़ा में चला हुआ है, और इन रिटर्न जो हमास है उसको रेसिस्ट कर रहा है इजराइल के जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो हमें यहाँ समझना ये है कि वेस्ट एशिया का जो रीजन है, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। जितना डिस्टर्ब्ड रहेगा भारत के लिए उतना अच्छा नहीं है। इवन भारत ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया से ऑयल की सप्लाई होती है और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है जैसे कि रेड सी। तो इसलिए वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे देश कोशिश करते हैं कि वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वेस्ट एशिया का जो रीजन है वो डिस्टर्ब्ड रहा है और अभी भी वो डिस्टर्ब्ड है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट आपको मालूम होगा, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया का रोल देखेंगे, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है वेस्ट एशिया को लेके। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ग्रुप को पकड़ेंगे और उसी की प्रशंसा करेंगे या उसके फेवर में बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरे इशू को न्यूट्रल होकर अच्छे से समझेंगे कि वेस्ट एशिया भारत के लिए क्यों ज़रूरी है और भारत का पर्सपेक्टिव, भारत का क्या रोल है वेस्ट एशिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना आपको मालूम है कि इस समय इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस गाज़ा में चले हुए हैं जिसे रेसिस्ट कर रहा है हमास, और इस तरह से जो ऑनगोइंग वायलेंस है वो दोनों तरफ से चल रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो है ईरान और इजराइल टेंशंस। तो इस समय ईरान का भी हमला हो चुका है इजराइल के ऊपर और इन रिटर्न इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये भी एक एंटी इजराइल ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे कि हिजबुल्ला है, हमास है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान इजराइल ये सब हमें देखने को मिल रहा है। और वेस्ट एशिया का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका है। उसके बाद हम रीजनल मिलिशियाज़ की बात करेंगे, जैसे कि हिजबुल्ला लेबनान में ऑपरेट हो रहा है, हौतीस जो है वो यमन में ऑपरेट हो रहे हैं, और इन सब का जो टारगेट है वो है एंटी इजराइल टारगेट। यानी कि रीजनल इंस्टेबिलिटी तो हो ही रही है बहुत सारे हमलों की वजह से, इजराइल के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, तो जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बनी रह रही है क्योंकि ये एंटी इजराइल काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है ऑयल एंड एनर्जी रूट्स। देखिए, डिसरप्शन इन मेजर शिपिंग रूट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड सी है, ट्रेड नहीं होगा अच्छे से, पायरेट्स वहाँ आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं शिप्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले ओटोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ था तो इसके लिए प्रोटेस्ट भारत में भी हुआ था। तो जैसे ही वर्ल्ड वार वन हुआ, वर्ल्ड वार वन के बाद जो डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे चेंजेस हमें वेस्ट एशिया में देखने को मिले, जिसकी वजह से लोगों के बीच में रिसेंटमेंट हुआ, इंस्टेबिलिटी हमें वेस्ट एशिया में देखने को मिली। उसके बाद हुआ साइकस पाइकोट एग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ कि जो ओटोमन की जो जितनी भी टेरिटरीज थी उनको डिवाइड कर लिया गया अलाइड पावर्स के बीच में। इससे क्या हुआ कि रीजनल टेंशंस वेस्ट एशिया में और भी बढ़ गई। उसके बाद बेल्फोर डेक्लेरेशन एंड इजराइल्स क्रिएशन, ब्रिटेन ने सीधा सीधा सपोर्ट कर दिया कि देखिए ज्यूश पीपल का हर जगह जो है उनको परसिक्यूशन हो रहा है, तो इसलिए उनके लिए भी एक छोटा सा देश होना चाहिए या उनके लिए भी कोई नेशनल होम होना चाहिए। तो पैलेस्टीन में उन्हें जगह मिली और एक इजराइल स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया का रीजन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया क्योंकि वहाँ पे एंटी इजराइल एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे थे। अब बात शुरू होती है अरब इजरायली वॉर्स की 1948 में, जिसकी वजह से इजराइल ने डिक्लेरेशन कर दिया था कि हम आज़ाद हो चुके हैं। इससे अरब इजरायली टेंशंस और भी ज़्यादा हमें देखने को मिली। देखिए, पहले क्या था, ईरान जो था वो कहीं ना कहीं इजराइल के फेवर में था, लेकिन जैसे ही ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तो वहाँ पे जो सत्ता आई उस सत्ता का जो स्टांस था इजराइल के प्रति वो था एंटी इजराइल, जिसकी वजह से एक शैडो वॉर शुरू हो गया। यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए जैसे कि हिजबुल्ला, उसको सपोर्ट किया जाने लगा ईरान के द्वारा, तो जो कि एंटी इजराइल एलिमेंट थे। अब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया में मेजर प्लेयर्स की और उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इजराइल एक मेजर प्लेयर है क्योंकि इजराइल का वॉर चला हुआ है। इजराइल का वॉर चला हुआ है, इजराइल का फोकस है कि वहाँ पे सिक्योरिटी हो, हमास को पूरी तरह से तबाह किया जाए, हमास को ख़त्म किया जाए, और जितने भी इजराइल के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जितने भी थ्रेट्स आगे ऑपरेट होंगे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। हमास का क्या है, हमास चाहता है कि इजरायली जो पॉलिसीज़ हैं वो ढंग की होनी चाहिए, इजराइल को ख़त्म किया जाए। पैलेस्टीन के राइट्स की बात करता है हमास। उसके बाद हम ईरान की बात करते हैं। ईरान चाहता है कि रीजनल इन्फ्लुएंस हमारा वेस्ट एशिया में बढ़े, इसलिए वो एंटी इजराइल ग्रुप्स बना रहा है जैसे कि हिजबुल्ला, अदर मिलिशियाज, ठीक है। ये सारे एंटी इजराइल हैं और पूरी तरह से ईरान के द्वारा इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है।
उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी देश में तभी आएगा जब उसको कुछ फ़ायदा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सीधा सीधा इजराइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे रीजनल एक्टर्स हैं जैसे कि वेरियस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैव देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डायनामिक्स। तो जितनी भी आसपास कंट्रीज लगती हैं उनके अलग इंटरेस्ट हैं वेस्ट एशिया को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं, रीजनल एक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। अब भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव है? देखिए एनर्जी सिक्योरिटी, हमें एनर्जी मिलती है वेस्ट एशिया से, नो डाउट। हमारा जितना भी सिस्टम चलता है, कंपनीज चलती हैं, तेल मतलब जो भी है, ऑयल तो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, हम सभी जानते हैं। तो अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होती है तो कहीं ना कहीं भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपने लोग जो कि वेस्ट एशिया में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें रेमिटेंसेस भी उनसे मिलती हैं। तो इस तरह का अगर टर्मोइल होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन कम्युनिटी वेस्ट एशिया में रह रही है उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। सो इंडियंस इन वेस्ट एशिया सेंड सिग्निफिकेंट रेमिटेंसेस बैक टू इंडिया इम्पैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं अगर वेस्ट एशिया की जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ती है तो। उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है। इंस्टेबिलिटी अफेक्ट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो भारत और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड अच्छा खासा चलता है तो वो भी डिसरप्ट हो जाएगा। अब भारत की वेस्ट एशिया को लेके आज के टाइम पे क्या अप्रोच है? I2U2 मिडिल ईस्ट क्वाड जिसे बोलते हैं, कोलैबोरेशन अमंग इंडिया, इजराइल, US एंड UAE। लेकिन यहाँ पे इजराइल का वॉर चला हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और साथ में UAE भी है। तो अगर ये क्वाड ग्रुप खतरे में पड़ता है तो कहीं ना कहीं इन चारों के बीच में जो इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक टाइज थे वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। उसके बाद मेडिकल डिप्लोमेसी है भारत की। भारत ने देखिए वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी, मैत्री इनिशिएटिव के तहत कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी वेस्ट एशिया कंट्रीज़ को। तो भारत की एक अच्छी अप्रोच है वेस्ट एशिया को लेके। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर में तो देखिए इंडियाज एग्रीमेंट विद वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर ऑयल स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, कितनी बड़ी बात है। टेक डिप्लोमेसी है हमारे पास, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में रुपे कार्ड को, अदर टेक इनिशिएटिव्स लिए हैं रीजन में। फिर कल्चर डिप्लोमेसी है, अभी आपने देखा होगा कि दुबई में हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है, तो इससे क्या हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है दो देशों के बीच में। तो इसमें कल्चरल डिप्लोमेसी भी डिसरप्ट हो सकती है अगर ये वॉर ऑनगोइंग चलता रहा तो आज हमने समझा कि वेस्ट एशिया भारत के लिए कितना ज़रूरी है। चाहे अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑयल सप्लाई है, ट्रेड होता है, सब कुछ होता है, तो उसके लिए भारत के लिए वेस्ट एशिया बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात हमने कही कि हमारे लोग वहाँ रहते हैं, फिर कल्चरल भी एक्सचेंज हो रहा है, और रिश्ते जितने हमारे वेस्ट एशियन कंट्री के साथ मजबूत होंगे कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो करेगी। तो आज की वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।